बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बज़ाहिर लग ये रहा है कि 8 फरवरी की काल का जो तीर था वो निशाने पे जा लगा है। कराची के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हज़ारा डिवीज़न के अंदर निकलकर सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया है। बड़े हैरान कुन किस्म के विजुअल्स जो हैं वहाँ से सामने आए हैं। इस पर एक तो मैं आपकी राय चाहूँगा। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनका बतौर अपोजिशन लीडर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर बहस थम नहीं रही। बहस हो रही है कि किसने उनको महमूद अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जो है वो करवाया है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका क्रेडिट अब नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। तो क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इस नोटिफिकेशन के पीछे हैं? इस हवाले से ये दो अहम मामला हैं सदीक जान साहब, इनको ज़रा एड्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया असद जोहद साहब। मैं आपके सवाल का ये जो हिस्सा है कि क्या 8 फरवरी की कॉल का तीर निशाने पर जा लगा है, इस पे तो बाद में आऊँगा। पहले आपके सवाल का जो ये हिस्सा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को किसने अपोजिशन लीडर बनवाया है, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। तो मैं आपको दो ही मशवरे दे सकता हूँ असद चौधरी साहब। एक तो मेरा मशवरा ये है कि उसामा अली साहब जिनके साथ आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोज़ करते हैं, तो कोई उनको कहें कि सितारों की चाल वो आपको देख के बता दें शायद कोई सितारों की चाल आपको बता पाए। या दूसरा ये है कि किसी हाफिज़ साहब तक, मतलब मेरी मुराद ये है कि हाफिज़ रिजवान गलज़ई साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे कहें कोई इस्तिखारा वगैरह करके कोई आपको हाँ ना में जवाब दे दें कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो बनवाया है या नहीं बनवाया। खैर, लेकिन मैं अपनी राय आपको बता देता हूँ। देखें, बात यह है कि अचकज़ई साहब ने इस बात की तरदीद नहीं की। जब ये बात आई है कि अचकज़ई साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, तो इसकी तरदीद अचकज़ई साहब ने नहीं की। अच्छा, दूसरा, जहाँ तक कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये नोटिफिकेशन करवाया है और मियाँ नवाज शरीफ के अंदर बहुत गुस्सा है और वो कुछ चीज़ों पे बहुत नाला हैं, तो वो ये समझते हैं, उन्होंने कहा कि, और इससे पहले असदुल्ला खान साहब ने खबर दी थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को कहा है कि आप नोटिफिकेशन करें। देखें, अब खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एनालिसिस ही किया जा सकता है ना, और डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है कि नोटिफिकेशन होने से एक दिन पहले वज़ीर इत्तलात अतात अरज साहब ये कहते हैं, वो तो गद्दार साबित करते हैं, अचकज़ई साहब को मुल्क दुश्मन साबित करते हैं कि ये तो इनके दिल अफ़गानिस्तान के साथ धड़कते हैं, और बहुत सख्त वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं अचकज़ई साहब के लिए। तो ये कैसे हो गया कि एक दिन पहले तक इतनी सख्त ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले दिन हुकूमत आसानी से नोटिफिकेशन कर देती है। अच्छा, दूसरी जहाँ तक बात है कि क्या सिस्टम के ऊपर कोई दबाव, हुकूमत के ऊपर कोई दबाव था पीटीआई का? ज़रा भी दबाव नहीं था। कब पीटीआई ने एहतजाज किया है अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के लिए? कोई इतना मौसर एहतजाज मुझे तो नज़र नहीं आता। देखें, दोनों सूरतों में ये बड़ी खबर है। अगर तो ये नोटिफिकेशन करवाया है, क्योंकि अगर मुझे कोई ये कहे कि ये नोटिफिकेशन अयाज सादिक साहब ने खुद से कर दिया है या शहबाज शरीफ साहब के कहने पर कर दिया है, तो मुझे जो भी ये कहेगा तो उसको मैं पहला मशवरा ये दूंगा कि किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से जाके अपने दिमाग का चेकअप करवाएं। और अगर मुझे कोई ऐसा दोस्त कहेगा जिसका मुझे पता हो कि उसकी फाइनेंशियल सूरत हाल ठीक नहीं है, तो उसे मैं बहावलपुर का टिकट भी कटवा दूंगा, और बहावलपुर में जो न्यूरो सर्जरी वार्ड है वहाँ 4-5 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनमें से किसी को कह भी दूंगा कि यार ये एक दोस्त मैं भेज रहा हूँ, तो इसका दिमाग का चेकअप करें अच्छी तरह, और अगर उसका कोई सीटी स्कैन या एमआरआई होना होगा तो वो भी फ्री करवा दूंगा। अगर कोई मुझे ये कहे कि ये अयाज सादिक ने खुद से किया है या शहबाज शरीफ के कहने पे किया है, तो मैं तो ये बात नहीं मानूंगा। और फिर वो अयाज सादिक जिसको अचकज़ई साहब हवालदार स्पीकर कहते हैं, तस्वुर ही नहीं है। अब उसके बाद फिर दो ही चीज़ें, या ये है कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने करवाया है। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने करवाया है तो ये बड़ी खबर है, और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि नोटिफिकेशन कर दें तो ये उससे बड़ी खबर है। तो दोनों सूरतों में मेरे लिए ये खबर है, क्योंकि मैं आपको फिर कहूँगा कि मुझे अगर कोई ये कहता है कि शहबाज शरीफ के कहने पे नोटिफिकेशन हुआ है या अयाज सादिक ने खुद से किया है, माजरत सर, मैं ये कम से कम ये बात मैं ख़रीदने को तैयार नहीं हूँ। तो अब अगर ये नवाज शरीफ ने करवाया है और इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, तो गेम तो शुरू है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है तो फिर क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार आप नोटिफिकेशन कर दें? तो ये दोनों सूरतों में मेरे लिए खबर है। अच्छा, अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि कर दें, तो इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसा दबाव है। देखें, दबाव तो है, उस दबाव पे भी जाने से पहले दो खबरें ब्रेक की हैं नजम सेठी साहब ने, उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है।
एक नजम सेठी ये कहते हैं कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो उनकी इमरान खान साहब से 2-2.5 घंटे की मुलाकात करवाई गई थी। वो डेलीगेशन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के लिए जो ऑफर्स लेकर गया था, इमरान खान ने किसी ऑफर को नहीं माना बल्कि इजहार बरहमी किया और गुस्से में आए और उनको एक तरह से निकाल दिया। यानी एक बात भी इमरान खान ने उस डेलीगेशन की नहीं मानी जो डेलीगेशन वो ऑफर लेकर गया था। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान डटे हुए, कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, डील करने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात भी इसी से जुड़ी हुई है। नजीम सेठी कहते हैं कि वहाँ क्योंकि बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं और हुकूमत को सारी वो चीज़ें सुनाई गई हैं कि जनाब ये इमरान खान वहाँ ज़बान इस्तेमाल करता है, गालियाँ देता है, इमरान खान किसी बात में आने को तैयार नहीं है। तो इससे भी यही साबित हुआ कि इमरान खान तो कोई। तो एक चीज़ और देखें, इसी से बात एक और मेरे जहन में आ गई है कि पहली बार हुकूमत ने माना है ना इमरान खान का डिसीजन, कि इमरान खान ने कहा कि ये मेरा पोजीशन लीडर होगा, वही माना हुकूमत ने। क्यों माना? देखें चीज़ें बस पर्दा कुछ तो है। मैं पहले खबर दे चुका हूँ कि मेरी खबर यह है कि एक ताकतवर वजीर ने रिक्वेस्ट की और इमरान खान के एक अहम रहनुमा से उनकी मुलाकात हुई है शहर इक़्तिदार में। फिर आप हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बस जो है वो चल पड़ी है, वो भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा देखें अब ये बातचीत क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो पहला यही जाता है जहन कि ये ट्रक की बत्ती है, क्योंकि इस वक्त माहौल बना दिया, गरमा दिया सुहेल आफरीदी ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है और सुहेल आफरीदी को भी बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। देखें मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 8 फरवरी के बाद 2 बार जब इस्लामाबाद की कॉल दी गई, ज़ाहिर है उस वक्त एक लोगों की उम्मीदें मतलब काफ़ी थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन 26 नवंबर के बाद तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हुई सिवाय इसके जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या सुहेल आफरीदी लाहौर गए और कराची गए, सिंध गए, या सुहेल आफरीदी अब केपी में स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। फिर एक चीज़ और देखें, बड़े अरसे बाद इकॉनमी की बहुत डिस्टर्बिंग खबरें आना शुरू हो गई हैं। टीवी चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे हैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो बता रहे हैं कि तबाह कर दिया इस इकॉनमी को इस हुकूमत ने, और 150 फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं। देखें मैं और समीम इब्राहिम साहब कराची से ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद के लिए। एयरपोर्ट पे हमें एक कारोबारी शख्सियत मिली। उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट वीक, जब वो हमें मिले थे, उन्होंने कहा मैंने लास्ट वीक अपनी मिल बंद की है, 2700 लोग बेरोजगार हुए हैं। पहले हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर लोग काम नहीं करना चाहते, और ये खैर अभी भी है कि आप आज भी आप अच्छा ड्राइवर ढूंढना चाहें आपको नहीं मिलता, आज भी आप अच्छा कुक ढूंढना चाहें आपको नहीं मिलता, आज भी आप किसी भी शोबे में अच्छा काम करने वाला ढूंढें बमुश्किल मिलता है। लेकिन उसी इस हकीकत के साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत मजदूरी की है, काम किया है, अब भी वो काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। भाई जब 150 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, मिलें बंद हुई हैं, ये पीटीआई नहीं कह रही, ये वो कारोबारी शख्सियत कह रही है जिस कारोबारी शख्सियत से पाकिस्तान के ताकतवर लोग मिलते हैं। जब वो कह रहे हैं कि 150 फैक्ट्रियां और मिलें बंद हुई हैं, तो 150 का ज़रब देना कितना बनता है? 4-5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं 150 मिलों से, क्योंकि एक मिल सिर्फ उस मिल के अंदर तो काम नहीं हो रहा होता ना, उसके साथ जो छोटे छोटे कारोबार और बिजनेस जो है वो जुड़े होते हैं, वो सारे बंद हुए हैं। तो देखें इकॉनमी की बहुत परेशान कुन खबरें आ रही हैं, और मैं ये समझता हूँ वजूहात जो भी हों, लेकिन एक ताकतवर वजीर की पीटीआई से मुलाकात करना, महमूद खान चकज़ई साहब को नोटिफिकेशन होना, राना सनाउल्लाह के टीवी पे ये कहना कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि इमरान खान से ही हम बात करना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह का ये कहना कि इमरान खान से बगैर किसी शर्त के हम बात करना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह का ये कहना कि 5 बड़े बैठ के बातचीत करें, जिसमें उन्होंने मीर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी माशाल्लाह बड़ा बना दिया है। तो ये चीजें बताती हैं कि कुछ न कुछ है, चाहे वो ट्रक की बत्ती के लिए है, लेकिन पसे पर्दा कोई ना कोई चीज तो है। भाई अगर ट्रक की बत्ती के लिए बातचीत हो रही है तो कोई हीट तो फील हुई है ना, कोई टेम्परेचर तो बढ़ा है, कोई तो पीटीआई के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी ने कोई तो ज़मीन गर्म की है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे तो नज़र आ रहा है हुकूमत के वज़रा की परेशानी नज़र आ रही है कि इब्तदाई झटकों से ही हुकूमत जो है वो लरज़ उठी है, और मैं तो देख रहा हूँ कि सिस्टम बड़ी तेज़ी से बंद गली में जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि 8 फरवरी का तीर निशाने पर जा लगा है। क्यों? 8 फरवरी को ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये लोग जो निकल रहे हैं, जो सुहेल आफरीदी को आके वेलकम कह रहे हैं, जो सुहेल आफरीदी की तकरीरें सुन रहे हैं, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो उनके जो बयानात लाखों करोड़ों लोग डेली सुन रहे हैं, तो आखिर कोई असर हो रहा है ना, लोग सुनना चाह रहे हैं तो सुन रहे हैं। भाई लोग हुकूमत के जो वजीर हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं सुनते?
भाई सुनना ही नहीं चाहते ना, इनकी शक्लें देख के लोग टीवी बंद कर देते हैं। टीवी चैनल्स क्यों डिस्क्रेडिट हुए हैं, क्यों लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए हैं? आप हर जगह टीवी चलते हुए आपको नजर आते थे, आज नहीं नजर आते, क्यों? आज या टीवी के ऊपर बच्चे कार्टून देखते हैं, या क्रिकेट मैच हो तो वो देखा जाता है, या रात को बैठ के खवातीन ड्रामे देखती हैं। और क्या टीवी चैनल का कोई रह गया? और तो कुछ नहीं रह गया। या जहां इंटरनेट चलता है जिस स्क्रीन के ऊपर, वहां लोग व्लॉग सुन रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है? टीवी चैनल तो अब कोई नहीं देखता। क्यों? टीवी चैनलों पे वो शक्लें आती हैं जो शक्लें लोग देखना नहीं चाहते। लोगों को टीवी के इस डब्बे से नफरत हो गई है कि जिन शक्लों को ये टीवी चैनल्स दिखाते हैं। और फिर अब आप मुझे बताएं ना, कल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, परसों पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर क्या थी? सोहेल अफरीदी का वादी तीरा जाना। कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर क्या थी? सोहेल अफरीदी की हरीपुर से मनसेरा तक रैली, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की सिंध में एक्टिविटीज़। क्या टीवी चैनलों ने इसके ऊपर बात की है? नहीं की, बल्कि झूठ बोला है, गलत बयानी किया, इल्ज़ामात लगाए, चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया। तो कौन देखेगा? देखें, लोगों को 2 वक्त की बाइज्जत रोटी मुयसर नहीं है, और टीवी चैनल के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहारात चल रहे हैं कि कमाल कर दी इकोनॉमी का। लेकिन देखें, परेशानी है इस वक्त। देखें आप, किसान का 100 अरब के करीब नुकसान हो गया है सिर्फ आलू की काश्त में। फिर आप देख लें, अभी ये जो कह रहे हैं कि जनाब बॉर्डर खोलें और आलू जाने दें, आगे एक्सपोर्ट होने दें, इस वक्त तो आलू तकरीबन खराब हो गया है किसान का। अब आपको होश आ रहा है। फिर आप आटे का पंजाब में बहरान देखें। नुसरत जावेद साहब, अदनान हैदर साहब ने जो अपने प्रोग्राम में बात की कि 90 रुपए फी केजी जो आटा था वो 150 रुपए फी केजी मिल रहा है, और कीमत बढ़ेगी। आगे रमजान की आमद है, वैसे ही महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत दे हम मुसलमानों को, जैसे माह रमजान करीब आता है तो वैसे ही कीमतें, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का भी होता है, कुछ हम वैसे ही खुद भी वो बढ़ा देते हैं, एहसास नहीं करते। तो आटे का बहरान एक ऐसे वक्त पे शुरू हुआ है जब रमजान की आमद है। रमजान में वैसे ही जाहिर है आटा ज्यादा, क्योंकि कई जगह पे दस्तरखान लगते हैं, कई जगह पे लंगर चलते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर आटे का बहरान शुरू हुआ। और क्यों हुआ है? हुकूमत की नाअहली की वजह से। आपने किसान से गंदम खरीदी नहीं, आपने किसान को टके टोकरी कर दिया, उसने गंदम काश्त नहीं की, और अब आपकी चीखें, और आपकी चीखें तो हैं, असल तो चीखें अवाम की, अवाम के लिए मुश्किलात हैं। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब एक ऐसी कारोबारी शख्सियत जो इस सिस्टम के अंदर इन है, वो जब ये बताते हैं कि 4-5 लाख जो है वो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, हर दूसरा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, ब्रेन ड्रेन आपके सामने है। और ऐसे में जब ग्राउंड के ऊपर चीजें खराब है, इकोनॉमी की डिस्टर्बिंग खबरें आना शुरू हो गई हैं, सोहेल अफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मैदान में उतर आए हैं, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, हुकूमत नैरेटिव बना नहीं पा रही, हुकूमत की कारकर्दगी कोई है नहीं, अदालतों को ख़त्म कर दिया गया है, रीजनल हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, इंटरनेशनल हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, अनसर्टेनिटी तेज़ी से बदल रही है। आपके इधर एक ईरान में रजीम चेंज की कोशिश हो रही हैं, इसराइल और अमेरिका धमकियां लगा रहे हैं कि हम हमला करेंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट जिस तरह से करवाए गए बैरूनी कुतों की जानिब से, अफगानिस्तान में रजीम चेंज की बातें शुरू हो गई हैं, आपका पड़ोसी मुल्क भारत, उधर आपका बॉर्डर इनसिक्योर है, आपके हर तरफ सूरत हाल जो है वो कशीदा है, और इंटरनल भी हालात आपने कशीदा बनाए हुए हैं। तो ऐसे कब तक चल सकता है? ज़्यादा देर नहीं चल सकता। और फिर जो हुकूमत आप लाए हैं, इनको आप 100 साल भी दे दें तो ये डिलीवर नहीं कर सकते। भाई 40 साल से तो ये इक़्तिदार में है। ये आज जो पाकिस्तान का हाल है, ये किसने किया? इन्होंने ही तो किया है, जिनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है। और फिर एक ऐसे वक्त में मुसल्लत किया गया जब अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने इनको 17 सीटें दी और इनको इक़्तिदार दे दिया गया, और जिनको अवाम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी उनको उठा के जेलों में डाल दिया गया। फिर आप देखें कि पीटीआई के वकला के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। फायजा मुराद ट्वीट्स कर रही हैं, हैदर मजीद ट्वीट्स कर रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। अब वकला को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिन्होंने वोट लेना है पीटीआई का, वरना उनको नहीं मिलेगा वोट, उनको कुछ ना कुछ अदालतों के अंदर करना पड़ेगा। इधर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से आप देख रहे हैं। फिर आप देख लें कि जो बरी इमाम के साथ जो घर गिराए गए, वो लोग कल उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। जो और इस्लामाबाद में जिन हाउस सोसाइटीज़ के अंदर घर गिराए गए, वो लोग कल बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो चीज़ें इस हुकूमत के लिए परेशान कुन हैं। दावे इनके देखें बड़े बड़े थे कि ट्रंप के साथ तो हमारी बड़ी करीबी रिश्तेदारी हो गई है। ट्रंप ने 75 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान को भी डाल दिया, भारत को तो नहीं डाला। जिस काम कहते थे कि भारत को तो वो तुन देगा, उस भारत का नाम तो उसने नहीं डाला, पाकिस्तान का तो नाम डाल दिया। निकलवाए ना, अब आपकी बड़ी ट्रंप के साथ कुर्बत है और बड़ी यारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार आप देखें, लोगों के अंदर एक जमूद टूटा है, सकूत टूटा है, खौफ के बुत टूटे हैं, एक हलचल है, एक तहरुक है,
एक एक्टिविटी है। तो मुझे तो ये डेवलपमेंट्स बड़ी परेशान कुन हुकूमत के लिए लग रही हैं। और अब हुकूमत इससे कैसे निकलती है, क्योंकि कल ये भी दावे हुए मुमताज़ भट्टी साहब ने किया कि संजीदगी से मुज़ाकरात हो रहे हैं और 8 फरवरी की कॉल भी वापस हो सकती है। बहरहाल मैं बसद तनाम उनसे इख्तलाफ करूँगा, मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी की कॉल वापस होगी। और अलीमा खानम कैटेगोरिकल कह चुकी हैं कि जब जब इमरान खान की रिहाई के लिए ग्राउंड के ऊपर मोमेंटम बनता है तो मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। और लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात करने वाले वो लोग हैं जो डील नहीं करेंगे, जो सरेंडर नहीं करेंगे। तो बहरहाल आने वाले दिन ख़ासे एक्टिविटी से भरपूर होंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।